हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एजुकेशन एंड इन योर लाइफ। स्टूडेंट, आज हम आयनिक मीडियम से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बफर सॉल्यूशन से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, यानी कि 4 से 8 मार्क्स आपका आयनिक मीडियम से कहीं नहीं जा रहे। बफर सॉल्यूशन का आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। तो ये आयनिक मीडियम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ यहाँ पर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को समझना है और पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बफर सॉल्यूशन का मतलब समझेंगे कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बफर सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ जो अपने पीएच की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ब्लड। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है उसका वो क्या होता है, एक बफर सॉल्यूशन होता है और उसका जो पीएच की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 7.4 के आसपास। ठीक है, कितनी होती है? 7.4 के आसपास होती है। अब हम दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, नींबू पानी पी लिया, ठीक है, बाहर चले गए तो कचौड़ी समोसे खा लिए। ठीक है, आपकी बात करूँ, आप पढ़ने आए कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए तो आपको भूख लगी, पेटीज वगैरह खा लेते हैं, नींबू पानी पी लिया, नींबूज वगैरह आता है, ठीक है, वो पी लिया। तो सबका पीएच क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। दूध वगैरह पी के आते हैं कुछ बच्चे सुबह सुबह, ठीक है, कुछ चाय पीते हैं, कुछ है ना, और भी कुछ चीजें खाते हैं जो भी जिसको जिससे ज्यादा इंटरेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा खाने खाते हैं उनका पीएच क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी का ज्यादा होता है पीएच, यानी कि कोई बेस की तरह बिहेव करता है, कुछ एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनटेक कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो इनटेक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ परसेंट हमारे ब्लड के अंदर वो डिसॉल्व होता है, एसिड या बेस। पर हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अपने हम बोल सकते हैं ऐसा एक मैकेनिज्म होता है उसका ब्लड का, जो अपने पीएच की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। वो हमेशा कितना रखता है? अपने पीएच की वैल्यू 7.4 ही रखता है। ठीक है, मतलब इसकी रेंज यहाँ तक चलती है 7.35 से लेके 7.45 के आसपास की रेंज बनी रहती है। अगर स्मॉल एसिड या स्मॉल बेस पे ऐड हो रहा है तो उसमें उसका असर नहीं पड़ता। ठीक है, वो उसके आसपास बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो उसी को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं जो अपने पीएच की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड होने से। ठीक है, तो अगर हम ब्लड के अंदर एसिड या फिर हम यहाँ पर बेस ऐड करते हैं तो जो हमारा पीएच की वैल्यू जो रहेगी हमेशा कितनी रहेगी? 7.4 के ही आसपास रहेगी, इसकी रेंज के अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बफर सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा ही एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो बेसिक डेफिनेशन में लिखे यहाँ पर, तो मैं इसके यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन के लिए यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो बेसिक डेफिनेशन में यहाँ पे बोल सकते हैं एक कोई सा भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन which contains its pH value, or we can say it a solution which contain its pH value fairly constant even on addition of acid and base। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच की वैल्यू क्या होती है? फेयरली कांस्टेंट होती है। जैसे ब्लड की फेयरली कांस्टेंट है, उनके अंदर अगर हल्का सा एसिड या बेस होता है स्मॉल अमाउंट में तो उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। या फिर हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, any solution which resist, जो क्या करती है? रेजिस्ट करती है any solution, any pH value
addition any change in its pH value on addition of small amount of acid and बेस। ठीक है, एक कोई सा ऐसा सॉल्यूशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसके अंदर, अपने पीएच की वैल्यू को चेंज होने से। अगर एडिशन हो रहा है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस और उसकी वैल्यू को ये चेंज नहीं होने दे रहा, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, दोनों की दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसको मैं रब करूंगा कि यहाँ पर और क्या चीज सकते हैं हम, यहाँ पे इसके आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 2 3 रब कर दूं मैं। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होता है, पहला हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं पहला सिंपल बफर और दूसरा होता है हमारे पास मिक्स्ड बफर। ठीक है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम यहाँ पर, सिंपल बफर सॉल्यूशन, एक पढ़ते हैं मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। अच्छा, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है किसके अंदर, एक होता है हमारा पहला यहाँ पे एसिड बफर और दूसरा होता है हमारा बेसिक, बोल दे यहाँ पे इसको बेसिक बफर। ठीक है, इसको दो तरह से डिफाइन किया है, एसिडिक लिख दो उसको एसिडिक बफर, और बेसिक बफर के अंदर इसको फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बफर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उस कंडीशन को यहाँ पर डिस्कस करें। तो यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, एसिडिक बफर के लिए यहाँ पर हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए, साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। तो ये हो जाती है हमारी बेसिक डेफिनेशन। एनी सॉल्यूशन व्हिच कंटेन वीक एसिड प्लस एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज नोन एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके, जिसके अंदर वीक एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस होगा ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे यहाँ पर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, या फिर हम इसके लिए एक और अल्टरनेट डेफिनेशन भी बोलते हैं कि वीक एसिड होता है उसके साथ में हमारे पास सॉल्ट होना चाहिए, वो सॉल्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, यहाँ पे हम और लिख देते हैं, और यहाँ पर या तो ये होना चाहिए हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए, साथ में उसका सॉल्ट होना चाहिए, और जो सॉल्ट बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर बात करें इसके लिए बेसिक बफर के लिए, बेसिक बफर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, वीक बेस हो जाएगा प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। और एक और इस वे में क्या हम करें, हम तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वीक बेस प्लस यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इस बार हमारे यहाँ पे क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वीक बेस हो जाएगा प्लस साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ओके,
तो ये हमारे क्या है कंडीशन है एसिडिक बफर के लिए और बेसिक बफर के लिए, ठीक है। वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस होगा तो क्या शो करेगा, यहाँ पर एसिडिक बफर बनाएगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वीक एसिड के साथ उसका जो सॉल्ट होगा, वो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो वीक एसिड होना चाहिए और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ओके। और दूसरी कंडीशन क्या है बेसिक बफर होने के लिए, वीक बेस होना चाहिए, साथ में उसके साथ कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, ओके। और या फिर हम बोल सकते हैं कि वीक बेस के साथ प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। और सॉल्ट किसका बना होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, ओके। अब हम इसको एसिडिक बफर को डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ ऊपर। सबसे पहले हम वीक एसिड के ऊपर और कॉन्जुगेट बेस जो हमारा बनेगा एसिडिक बफर किस तरह से बनेगा उसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास एसिडिक बफर है। इसके लिए मैंने क्या दिया बताया कंडीशन, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए हमारे पास, इसका सॉल्ट होना चाहिए, इसके अंदर वीक एसिड होगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल देखें इसके, तो एग्जांपल की फॉर्म में हम पहले ले सकते हैं, हमारे पास वीक एसिड की फॉर्म में हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर इसका एग्जांपल ले सकते हैं, साथ में हमारे पास इसका सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर वीक एसिड होगा एक तो CH3COO और ये हो जाएगा Na। CH3COO क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया वीक एसिड, और ये Na क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, वीक एसिड हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हम प्लस क्या कर दिया, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। हम कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन है, कभी कॉन्जुगेट बेस के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सॉल्ट भी आ जाता है, दोनों ही कंडीशन हमें याद रख के चलनी है आगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एग्जांपल हो गया एक बेंजोइक एसिड का हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे वीक एसिड हो गया और इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ओके। एक फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं SCOOH, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, SCOOH है ये। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको इस सॉल्ट के अंदर सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे SCOOK हो जाएगा, ठीक है। या फिर Na हो सकता है, Na भी हो सकता है हमारा, ओके। एक HF होता है हमारे पास, इसको कन्वर्ट करिए, ठीक है। एक HF हो गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास HCN हो गया, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और क्या हो गया हमारे पास, एक होता है हमारे पास H2CO3, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, HF को कन्वर्ट करेंगे, तो HF को कन्वर्ट करने के लिए क्या जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो गया। HCN कन्वर्ट करने के लिए करेंगे NaCN कर देंगे, ओके। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो गया। और हमारे पास क्या है एक और H2CO3, तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे हम A2CO3 से, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए इसके स्ट्रॉन्ग वीक एसिड प्लस सॉल्ट के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हमारे पास बेस होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रेट ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं,
ठीक है, इससे NaOH हो गया, ठीक है। एक हो गया हमारे पास इसका एग्जांपल MnGOH, ठीक है। ये क्या है हमारा, किसी तरह काम करते हैं, हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर होता है NaOH हो गया, MgH2 हो गया, और फिर हमारे पास BaOH2 हो गया। ये भी क्या है हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहे हैं। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम ना, ये हो गया KH हो गया, ठीक है। ये ग्रुप 1 के हो गए, तो ये क्या हो गया ग्रुप 2 से हो गया, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हमें अगर पता है तो वहां पे हम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा बफर सॉल्यूशंस हो गए जिसके अंदर वीक एसिड प्लस सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट एसिड के अंदर क्या होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल हो गया, यहाँ तक लिखिए। तो उसके बाद बताओ, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसके बाद मैं बताऊंगा इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड से भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे सकते हैं कि भैया ये एसिडिक बफर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए आप, लिखिए अगर हमारे को CH3 ये दे दिया CH3COH और यहाँ पे NaOH दे दिया, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, CH3COH प्लस NaOH, क्या देंगे यहाँ पर CH3, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा, तो ये क्या बना देगा CH3COO Na प्लस H2O फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या बना रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक तो वीक एसिड हो गया प्लस साथ में एक सॉल्ट हो गया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए, जो NaOH की कंसंट्रेशन है वो कम होना चाहिए और CH3COH की कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे को ये दे रखा है 0.5 और ये दे रखा है 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ बना नहीं, ठीक है। अगर हम आगे रिएक्ट कराते हैं तो 0.1 इसका रिएक्ट करेगा और 0.1 इसका रिएक्ट करेगा और ये 0.1 फॉर्म कर देगा, तो एट द एंड क्या बचेगा, ये 0.4 बच जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा 0.1 बच जाएगा एंड में, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन इतनी बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस इनडायरेक्ट वे में भी इसको अगर दे दिया जाए कि CH3COH और NaOH दे रखा है हमारे को सॉल्ट, तो भाई ये वीक एसिडिक बफर की तरह काम करेगा नहीं करेगा, उसके लिए हमें इसको निकालना आना चाहिए, ओके। यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, पीएच को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन पीएच ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है। कैलकुलेशन कर रहे हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले तो वीक एसिड ले लेंगे CH3COOH प्लस यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक सॉल्ट ले लेंगे CH3COONA, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली हमने, यहाँ पर C1 ले ली, फर्स्ट कंसंट्रेशन ले ली हमने C2। अब CH3COOH को हम यहाँ पर रिएक्शन करवाए तो CH3COH क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है और ये कैसे टूट जाएगा, यहाँ पर CH3COO माइनस प्लस H प्लस की फॉर्म में ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है, कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा, तो X डिसोसिएट हुआ है, ये X डिसोसिएट हुआ। इसकी बात करें हम CH3CONA की, तो CH3COONA क्या है, ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स है,
तो ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये 100% डिसोसिएशन शो करते हैं। तो CH3COO- प्लस Na+ की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी C2 है। ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे इसको C2 बना देगा, उसको भी C2 फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो CH3CO है माइनस है और CH3CO माइनस है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट को शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो आयंस फॉर्म हुए हैं दोनों के, वो क्या है, सेम है। तो जो इसकी कंसंट्रेशन है वो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं, C2 + X हो जाएगी कंसंट्रेशन। और यहाँ पे आप देखो CH3CO H है, तो इसमें से कुछ ना कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, तो ये माइनस हो जाएगा C1 - X। ठीक है, अब इसके लिए हम Ka की वैल्यू लिखेंगे, तो Ka लिखें हम इसके लिए, तो Ka क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, CH3CO- H+ अपॉन ये आ जाएगा CH3COH। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे K की वैल्यू लिखें। CH3CO- दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 - X, और ये इसकी कितनी है, सॉरी क्या आ जाएगा, यहाँ आता है ऊपर वाला, हमने गलती लिख दिया, C2 + X, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा इनटू, सॉरी ये जाएगा, सॉरी ना, C2 + X, और ये कितना हो गया, X हो गया, तो ये X हो गया मल्टीप्लिकेशन, अपॉन में क्या हो जाएगा, C1 - X हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पर X कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। क्या है, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, CH3COH क्या है, बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये बहुत कम डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये बहुत कम डिसोसिएट होगा, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर C1 जो X की वैल्यू हो क्या, वो बहुत ज्यादा छोटी है X1 से, और इससे सॉरी C1 से, और यहाँ पर X की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है C2 से, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण यहाँ पर CH3COH क्या होगा, बहुत ज्यादा कम डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, K = X ऐसा कैसा रह जाएगा, C2 ये हो जाएगा, अपॉन ये C1 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आता है। अब C2 क्या है हमारे पास, C2 है हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक है, और CH3COH क्या है हमारे पास, C1 एसिड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K = X, क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, एसिड। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे हम K क्या कर सकते हैं, K × एसिड अपॉन सॉल्ट। X इधर ही रह जाएगा यहाँ पर, ऐसा का ऐसा, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एसिड को इधर लेके आ गया, सॉल्ट को इसके नीचे लेके आ गया। अब मैं यहाँ पर माइनस लॉग करूँ, यहाँ पे माइनस लॉग लूँ, x क्या है यहाँ पर, x क्या H+ है, H इसको भी H+ बना लेते हैं। ठीक है, माइनस लॉग H+, क्या हो जाएगा, K की यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग K, इसको बाहर ले लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ओके, इसको मैं खोल दूं तो माइनस लॉग H+ क्या हो जाता है, हमारा pH होता है, pH के बराबर होता है, ये हो जाएगा माइनस लॉग Ka प्लस, खोल दिया तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट हो गया। ओके, माइनस लॉग K को क्या लिख सकते हैं, pH = log, सॉरी pKa लिखते हैं इसको,
pKa, ठीक है। क्या हो जाएगा pH इक्वल्स टू pKa माइनस log Ka को क्या लिखते हैं pKa लिखते हैं, और ये क्या कर रहे हैं इस माइनस है तो इस सॉल्ट को ऊपर लेके आ जाओ, एसिड को नीचे लेके आ जाओ, तो प्लस का साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log salt अपॉन एसिड, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गई यहाँ पर ये रिएक्शन निकल कर आ गई, किसके लिए पीएच कैलकुलेट करने के लिए, किसके लिए एसिडिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। पीएच की वैल्यू क्या निकल गया, पीएच इक्वल्स टू pK प्लस log salt अपॉन एसिड आ गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हेंडरसन रिएक्शन, हेंडरसन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना जो सॉल्ट है इसको क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर सॉल्ट को यहाँ पर हम कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में भी ले सकते हैं। हमने जब स्टार्टिंग बात हुई थी वहां पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे हम इसको और क्या ले सकते हैं कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम बात करें जो हमारा प्रॉपर एट द एंड जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, मैं रब कर दूं, ठीक है। आई वो आपने लिख लिया होगा, हट गया या आप स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमारे पास एट द एंड क्या फॉर्मूला निकल के आता है, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log salt अपॉन एसिड, और इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं log conjugate base अपॉन एसिड, ठीक है। यह हमारा फॉर्मूला निकल के आया और एसिडिक बफर, ओके। यहां तक आप लिखिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। आई होप लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखना है हमें। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, क्या फाइंड करना है, फाइंड द pH, फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलरिटी या फिर मोल CH3COOH, और इसकी Ka की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, मुझे देखिए 10⁻⁵, ओके, एंड 0.2 मोलरिटी ऑफ CH3COON, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना है हमें क्वेश्चन, इधर उधर ध्यान दें, बिल्कुल क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला है, ठीक है। आपको वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 3 तक गिनती कर रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला लिखा अभी pH का, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये देखा है फॉर्मूला, सबने अभी लिखा था, अभी यहाँ पे लिखा था, सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो यहाँ पर आप देखो क्या दे रखा है, Ka की वैल्यू दे रखी है, ओके, और pH हमें कैलकुलेट करना है, तो pH इक्वल्स टू, इसको मैं माइनस log pKa बोल दूं, ठीक है, सॉरी pKa बोल दूं, माइनस log Ka हो गए, प्लस log सॉल्ट की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी
0.2 अपॉन 0.1 दे रखी इसकी CH3COH की K की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर माइनस लॉग H2O माइनस 5 प्लस लॉग कितना हो जाएगा 0.2 मतलब 0.1 गया तो लॉग 2 हो गए। ओके ये माइनस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है माइनस चला यहाँ पे माइनस 5 पीछे आ गया इधर है ना तो क्या हो जाएगा ये लॉग 10 हो गया प्लस लॉग 2 है ये तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 ये 1 में कन्वर्ट प्लस लॉग 10 लॉग 2 कितना होता है 0.3 तो आंसर क्या हो जाएगा 5.3 इज अवर आंसर। ठीक है पीएच की वैल्यू कितनी आएगी 5.3 आएगी हमारी। ठीक है ऐसा यूजुअली नहीं होता कि पीएच की वैल्यू यहाँ पर एसिडिक है तो इस वजह से पीएच की 5.3 आ रही है ऐसा कुछ नहीं है ना। नेगेटिव यहाँ पर क्या 7 से ऊपर भी सकती है 7 से नीचे भी सकती है लग बाय चांस करो। ओके अब यहाँ तक करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिख लिया होगा आपने आई होप इसको रब कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पर ठीक है। Find pH of a solution containing 0.25 मोल HCN। क्या कर रहा है 0.25 मोल इस बार मोल दे रखे हैं पिछले बार मोलरिटी दे रखी थी ऑलरेडी 0.25 मोल HCN के दे रखे हैं और K की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर सेम टेस्ट हुआ -5। ओके K इक्वल्स टू कितना ये दे रखे हैं। ओके अब आगे क्या बोल रहा है एंड 0.10 मोल NaCN दे रखा है। ठीक है HCN से क्या हो गया NaCN मिल गया सॉल्ट मिल गया हमारे को आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है फाइंड क्या करना है इस बार पीएच फाइंड करना है वापस से क्या कर रहा है 0.25 मोल HCN में कंटेन कर रहा है और K की वैल्यू दे रखी है टेस्ट हुआ -5 और 0.10 मोल दे रखे हैं NaCN के और किसके अंदर प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है आप इसको ट्राई करिए आपको मैं आधा 1-2 मिनट जितना भी 2 मिनट की टाइम देता हूँ उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको किसका आंसर कैसा आएगा। ठीक है आई होप आपने लिख लिया होगा इसको भी कर लिया होगा। देखिए सेम क्वेश्चन ही है यहाँ पे pH इक्वल्स टू pKa प्लस क्या हो जाएगा लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा। ठीक है इसको वापस से माइनस लॉग Ka लिख लें pH कैलकुलेट करना है प्लस लॉग सॉल्ट कितना लिखा है यहाँ पर 0.1 दे रखा है ये क्या दे रखा है 0.25 दे रखा है वापस से माइनस लॉग -5 प्लस लॉग ये इससे ज्ञात कितना होगा ये 1/25 1/25 को लिख सकते हैं 4/10। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये तो -5 हो जाएगा वापस -5 हो जाएगा log 10 हो जाएगा 5 प्लस ये क्या हो जाएगा log 4। ठीक है log 4 माइनस log 10। ओके इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस इसको स्प्लिट करके 2 log 2 लिख सकते हैं माइनस log 10 कितना हो जाएगा तो लिख लेते हैं log बेस और 10 उसको 10। ठीक है 5 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 0.3 ये हो जाएगा -1 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.3 कितना हो गया तो -1 तो ये हो गया 4.5
6, ठीक है। 2 इंटू 0.3 तो 0.6 हो गया, और 5 में से 1 गया पहले, तो 4 बचा, 4 में से 4 प्लस 2.3, 4.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इस तरह से। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, और नहीं होता तो फिर वापस से करेंगे सर। यहाँ पर हम सही से सॉल्व करने के लिए, आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलरिटी HCOONA should be added to 50 ml of 0.05 molarity SCOOH to produce a buffer solution of pH ऑलरेडी दे रखी है, इस बार 4, pK equals to 3.7। ओके, आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए बताइए कितना होगा यहाँ पे वॉल्यूम। देख क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कितना वॉल्यूम HCONA का रिक्वायर्ड होगा 50 ml SCOH के साथ जब ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा। उसका पीएच कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, पीके की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.7 आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें तो वापस से सेम फॉर्मूला यूज होएगा। यहाँ पर pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ HCONA पूछा है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दे नहीं रखा, तो वॉल्यूम ऑफ HCOONA जो हमारा सॉल्ट है उसका वॉल्यूम भी मानना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है SCOH का, कितना देगा 50 ml दे रखा है, लिखा ना 50 ml। किसका दे रखा है वॉल्यूम, हमारा SCOH का दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ HCOOH कितना देखा है 50, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा B प्लस 50, ठीक है। एसिड निकालना है हमें, तो क्या करेंगे यहाँ पर, मोल्स अपॉन क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें यहाँ पे पता है कि मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोल्स इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी दे रखी है यहाँ पर, इसकी यहाँ पर दे रखी है, किसकी पहले इसकी बात करें तो कितनी रखी है, HCOH की 0.05 इनटू वॉल्यूम दे रखा है 50, तो ये आ गया इसका, ठीक है। तो पहले इसकी आ गई, किसकी आ गई, HCOOH की आ गई। दूसरी हमारे HCONA के लिए निकालें, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी 0.1 दे रखी क्वेश्चन में, ये रही, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम भी निकालना है अपॉन, चलो ये हो गया हमारे पास, ये निकालना था, ये निकाला, इसके लिए ऐसे निकाला। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे यहाँ पर, पीएच की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.7 दे रखी है, वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे 3.7, पीके की वैल्यू कितनी है, पीएच की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 दे रखी, ये 3.7 दे रखी, प्लस लॉग यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, सॉल्ट। सॉल्ट कितना है हमारे पास, ये देखिए, ये क्या करेंगे हम, मोल्स अपॉन क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम 0.1 इनटू वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, V प्लस 50,
अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 50 अपॉन b प्लस 50, तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, ये तो बचा, ये 3.7 तो चल गया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 0.3, ओके। ये हो जाएगा log 0.1 इंटू b अपॉन 0.05 इंटू 50, इतना हो रहा है। अब यहाँ पे 0.3 कितना होता है, इसको log में कन्वर्ट करें तो 0.30 log कितना होता है, log 2 क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा log 0.1 इंटू b अपॉन 0.05 इंटू 50, log से log कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.05 इंटू 50 प्लस 0.1 इंटू b, ओके। तो 50 इंटू 200, 100 इंटू 0.05, तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, ये जाएगा 0.1 इंटू b, तो b इक्वल्स टू क्या जाएगा 5 अपॉन 0.1, तो हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा 50 ml इज आवर आंसर, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पर वर्क करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके रिगार्ड, ओके। नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन करेंगे, ओके। थैंक यू।